Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फेस टू फेस। वेलकम दोस्तों, इस फेस टू फेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस फेस टू फेस से मैं एक नया सब सीरीज चालू कर रहा हूँ फेस टू फेस में, और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अब। दोस्तों, इंडिया जो है ना, वो बड़ी कंपनीज तो है ही, टाटा, बिरला, है ना, इनके बारे में तो हम सुनते ही हैं। बट भारत जो है वो एमएसएमईज के कारण एग्जिस्ट करता है। और अगर हमारे इकोनॉमी को ग्रो करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटी कंपनीज हैं जो इवेंचुअली बड़ी बनेगी, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ डिसाइडेड दैट दे विल गिव लॉट ऑफ इंसेंटिव्स टू एमएसएमईज टू मेक श्योर दैट दे प्रोग्रेस इन देयर जर्नी। मैंने सोचा मेरा भी एक योगदान होना चाहिए ये भारत के एमएसएमई सेगमेंट के लिए। So from here on, I'm also going to contribute a bit by launching face-to-face MSME. This face-to-face will be very unique, very selective. I want to only bring on the founders who are the key drivers of any business. I'm going to bring on to them, and I will make sure that I try to get the maximum out of them. बिकॉज फाइनली एक एमएसएमई बड़ी तभी बनेगी जब उसका फाउंडर के पास विजन होगा, एक वर्किंग होगी, एक कैपेबिलिटी होगी। तो व्हाट आई इंटेंड टू डू इज, बिकॉज आई डोंट टेक मनी फ्रॉम पीपल, यू नो दैट, राइट? आई डोंट टेक मनी टू record these podcasts with people. So what I've decided that, yes, I would like to have some interest with them. So most likely these people will be people whom I have very strong conviction or whom I think are doing good work, and I would be investing or may be invested or will be investing, whatever be the case. But I would like to participate in their growth journey as an investor. Certainly not as a service provider. तो आज से चालू करते हैं ये फेस टू फेस एमएसएमई। और आज जो मेरे साथ जुड़े हैं वो एक्चुअली मेरे मित्र भी हैं बहुत साल से। हम लोगों ने ग्रेजुएशन साथ में की थी, बट ही टुक अ पाथ ऑफ टेक्नोलॉजी। अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन, बट एक्सट्रीमली डायनेमिक पर्सन। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना आईपीओ भी फाइल किया है, एंड आई हैव बीन इन्वेस्टर विद हिम फॉर सम टाइम नाउ। सो आई वांट यू टू नो अबाउट हिम। आई एम नॉट गिविंग यू रिकमेंडेशन, इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड कि आप इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा जब भी लिस्ट होंगी, बट डेफिनेटली I want you to know about him, his personality, and maybe create a perception about him. And future में अगर आपको लगे इनके business के अंदर में potential है और आप participate करना चाहेंगे, तो whenever he is listed, you can explore that. But definitely, that's your call, that's your choice. मेरा काम है कि इनसे बात करूं, इनके बारे में जानूं, इनके business के बारे में जानूं, इस industry के बारे में जानूं, और आपको insight देने की कोशिश करूं. I hope you will like this initiative of mine. And I hope you will share these videos with people who may be interested in this kind of content. Looking forward to record more such videos. अब हम लोग चालू करते हैं मेरे दोस्त के साथ, अभिषेक रुंगटा। Welcome to Face to Face, Abhishek Rungta. Thank you, Vivek. I'm good. Super excited to record this one. Same here. अभी मैं अपने ऑडियंस को ही बोल रहा था कि I'm going to start this new series of Face to Face MSME, where I believe that there are a lot of amazing entrepreneurs like you have done incredible work in building India. और यहाँ से अब इंडिया को 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 25 ट्रिलियन, जितना भी बोल लीजिए, अल्टीमेटली बनना है तो बड़े तो बनाएंगे, बट रियल में तो छोटे ही बनाएंगे बड़े होके। तो यू आर वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हु हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अभिषेक, इस पॉडकास्ट को ना 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला आपके बारे में जानेंगे। वी हैव स्टडीड टुगेदर डूइंग कॉलेज, तो मैं तो जानता हूँ आपके बारे में बहुत कुछ, बट आई वांट एवरीवन टू नो मोर अबाउट यू। Second, we're going to talk about the business where you operate in, your sector. आप IT सेक्टर को बिलोंग करते हैं, बट उसमें भी कई सारे इंडस्ट्रीज होते हैं। तो we'll take your thought on where do you see IT is going, evolution of IT, and lot of deep insight. And third, we're going to talk about your company. आपने IPO फाइलिंग किया है, तो you should also talk about it. क्या कर रहे हैं आप? And the last is थोड़ा मस्ती भी करेंगे. I don't want it to be very boring exercise, and so we'll try to play some games or something to figure out the inside अंदर का विषय के बारे में जानेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो let's start with you. Sure. How did it all start? So when I got introduced to internet in '96, it was kind of
attraction at the first sight. I felt that it's an extremely powerful tool which can connect people, which can connect businesses. And at that time, there was no IoT, so of course, there was no thought that it can also connect devices and equipments. But it felt like it's a network which can connect things globally. And I was so addicted to this that I felt that this is the future. And that decision was taken that I will build something in internet. वाह, 96 तो if I remember first year of college. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज हम लोग साथ में थे, तो आप तो बीकॉम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, बीकॉम कर रहा था। तो बीकॉम थोड़ी सी मजबूरी में हुआ। तो मैंने हमेशा कॉमर्स साइंस के बीच में मैं फ्लक्चुएट करता रहा। अच्छा। तो क्लास 10 के बाद एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो उसमें मैं साइंस में गया। उसके बाद मेरे को इंजीनियरिंग में एंट्री मिल गई। अपने कैलकाटा में ही है IEM। ऑफ कोर्स। और वहाँ पर 3 महीने पढ़ने के बाद मुझे बड़ा बोरिंग लगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा थ्योरी थी। तो फिर 3 महीने बाद मैं उसको छोड़कर मैंने जेवियर्स ज्वाइन किया। आप और हम सेम क्लास में थे। आईटी इंजीनियरिंग आपको थ्योरी लगा और कॉमर्स आपको प्रैक्टिकल लगने लग गया? नहीं, कॉमर्स प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था। कॉमर्स में सिर्फ 3 घंटे पढ़ना पड़ता था सुबह कॉलेज जाके, बाकी टाइम मैं अपनी पढ़ाई कर सकता था। अच्छा, ऑफ कोर्स। सो आई एम मोर ऑफ अ सेल्फ टॉट इंजीनियर, इफ यू कैन से दैट। वाओ, दिस इज सो लवली। तो बीकॉम ग्रेजुएट भी टेक कंपनी चला सकता है दोस्तों। स्टॉप डूइंग दैट प्लीज इन सोसाइटी, स्टॉप डूइंग दैट कि टेक कंपनी चलाने के लिए IIT नहीं चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता है भाई। एकदम। You are a live example and I hope many youngsters get inspired by you. That graduation और career में बहुत ज़्यादा correlation नहीं होता है, but साथ साथ में बहुत कुछ करना पड़ता है जो आपने किया। तो सुबह कॉलेज, उसके बाद में आप क्या करते थे दिन भर? तो दिन भर बैठ के टिंकरिंग अराउंड विद कंप्यूटर, इंटरनेट यूज़ करना, देखना, पढ़ाई करना अपने आप खुद की। और उसी के कारण फिर बाद में जब मुझे मास्टर्स करना था MS इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स UK में, तो उसके कारण मुझे उसमें भी एडमिशन मिल गया। बीकॉम के बाद में? हाँ जी। ऐसा भी होता है क्या बीकॉम के बाद मास्टर्स इन इंजीनियरिंग? अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो होता है। वाओ। तो मैंने पढ़ाई की अपने आप, जो उसके बेसिस पे मैंने फिर मास्टर्स में एंट्री ली। लवली। एंड दिस वाज फॉर हाउ लॉन्ग? मास्टर्स फॉर 1 ईयर। 1 साल। हाँ जी। Did you do job after that? I wanted to do, but then I think with the call of home, which is very common among us Marwadi businessmen or children, I decided to come back. अच्छा। And I specialized in video compression, image processing. अच्छा। और जब मैं इसको कंप्लीट करके 2000 में इंडिया वापस आया, उस वक्त इसका मार्केट एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि मैं कलकत्ता आया और मुझे समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी का यहाँ पर अभी कोई भी स्कोप नहीं है। तो जो मैं पहले करता था UK जाने के पहले, जो मैंने कॉलेज में ही कंपनी शुरू कर ली थी, तो मैंने वापस उसी को पकड़ा, जो कि डेफिनेटली मेरी पढ़ाई से काफ़ी अलग था, बट मैंने उसी को पकड़ा और उसको ग्रो करना शुरू किया, जो कि एक डिजिटल कंपनी थी। डिजिटल कंपनी? हाँ जी। तो ये तो मतलब थोड़ा ग्लैमरस वर्ड यूज़ कर लिया। हाँ जी। करते क्या थे ये बताइए। हाँ, तो अभी तो सब हम लोग नए नए ग्लैमरस वर्ड यूज़ करते रहते हैं। तो उस टाइम पर सबसे पहले मैंने जो काम की शुरुआत की, वो लोगों को इंटरनेट सिखा के लोगों के घर में इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करना। आज आश्चर्य होगा कि इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करने के लिए भी लोग चाहिए। उस ज़माने में लोग कई दिन बिता देते थे घर में, इंटरनेट कनेक्शन ठीक से इंस्टॉल नहीं हो पाता था। और उनको ये भी नहीं पता था कि ब्राउजिंग कैसे करनी है। सही बात। तो उस टाइम पे मैंने ये सिखाना शुरू किया, जिससे मेरी पॉकेट मनी प्लस थोड़ी सी कैपिटल जुगाड़ हुई। So you are an educator when you started your career, literally? In a way, yeah, बट आपको पैसे कमाने के लिए जो सामने दिखता है आपको वो करना पड़ता है। सही है। उस वक्त वहाँ पे मौका मिला तो हमने वो किया। उसके बाद एक्सीडेंटली मैंने पहली वेब डिज़ाइन की प्रोजेक्ट में मुझे मिला। अच्छा। और उसके बाद एक के बाद दूसरा मिला, दूसरे के बाद तीसरा मिला। फिर अचानक मुझे जब अपनी वेबसाइट्स होस्ट करनी थी, तो मुझे होस्टिंग के बिजनेस के बारे में आइडिया लगी। ओके। और वहाँ से मैंने ईस्ट इंडिया में पॉसिबली उस वक्त की लार्जेस्ट होस्टिंग कंपनी बनाई 1 साल के अंदर। वाह। क्योंकि होस्टिंग देने का काम सिर्फ VSNL करती थी, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, और 1-2 प्राइवेट कंपनियां करती थी, बट वो बहुत एग्रेसिव नहीं थे। दे यूज्ड टू वेट फॉर समवन टू कम टू देम टू बाई, जिसको मैं दुकानदारी बोलता हूँ। तो मैंने सेल्समैनशिप की, मैं लोगों तक गया, लोगों को दिखाया कैसे हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम समझी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत रहती थी तो उनको सपोर्ट दिया, जब मेरा क्लाइंट नहीं भी होता था तो भी उसको सपोर्ट दिया। तो उसके कारण रिलेशनशिप बनती गई और बहुत जल्दी होस्टिंग के, वेबसाइट होस्टिंग के लाइन में लोग हमें बहुत अच्छे से जानने लगे। सो वो शुरुआत थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं मन में ख्याल आया कि मैं BCom ग्रेजुएट हूँ,
मैंने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई घर में बैठ के की उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है तो। तब फिर मैंने यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया क्योंकि इंडिया में एक्सेप्टेंस नहीं था इस ट्रांजिशन मॉडल का। तो वहाँ पर मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेंस मिला, तो उसमें मैंने एक चूज़ किया, मैं वहाँ गया। Wow. And then you came back and you continued your web journey, I would say. चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट था या होस्टिंग हुआ या उसके बाद जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे आपने नई दुनिया को सीखते गए और अपने आप को उसके पीस को अपने बिजनेस में आप डालते गए, करेक्ट? बिल्कुल। तो जो भी जैसे भी मार्केट इवॉल्व किया, फॉर्चुनेटली मैंने हर बार अधिकतर बार मैंने उस नई इवोल्यूशन को मैंने समझा और उसको अप्लाई किया, और कई बार मैं आने वाली इवोल्यूशन को टाइम के पहले समझ पाया, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प किया बिजनेस बनाने में। सो आई वॉन्ट टू वेट हेयर एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस एक वो ट्रेड जो होती है ना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ट्रेड, जैसे आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि दुकानदारी वर्सेस सेल्समैनशिप, है ना, बहुत अच्छा बात कहा आपने। दूसरी आप कह रहे हैं कि नए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते रहना। हाँ जी। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि व्हाट डू यू डू टू फाइंड आउट नया क्या हो रहा है? डू यू ट्रैवल अ लॉट? जैसे कई लोग ये करते हैं कि बाहर बहुत ट्रैवल करते हैं और बाहर जो चीज़ चलो इंडिया में चले गई तो इधर आके बस अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर दो। व्हाट इज़ योर फिलोसॉफी ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर बिजनेस? 2 चीज़ें ज़्यादा करता हूँ मैं। ट्रैवल बिल्कुल करता हूँ बट इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ जितना कई लोग करते हैं। द मैक्सिमम टाइम व्हाट आई डू इज़ रीड बुक्स of various kinds. I think that opens our mind. The second thing that I do is to spend a lot of time researching. So whenever I get to know something, I go deep into it. And the most beautiful thing about our generation is that we have access to internet, which has almost all the known knowledge of the world dumped into it. You can search it. You can go deeper and deeper in any subject you want. You can learn anything that you want. और आप नए लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, उनसे बात करके नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो लर्निंग का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड हो चुका है। तो वहाँ से जब आप पढ़ते हैं और सोचते हैं फिर उसके ऊपर में, तो आई थिंक इसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो रिफ्लेक्शन। हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि ये क्या होने वाला है, क्या है जो नहीं बदलेगा। और मुझे थोड़ा सा लोगों के बिहेवियर्स को मॉनिटर करने की आदत है। तो उसके कारण आप जब दोनों तीनों चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि शायद ऐसा होगा। 100% गारंटी तो कोई भी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का नहीं होता है, बट आपको अंदाज लगना शुरू हो जाता है कि दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, दिस इज व्हाट माइट वर्क, एंड देन इट्स रेस्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। So you are very good in connecting the dots. I think so. Do you think luck plays an important role that you've done the right thing at the right time? तो आपने जो डॉट कनेक्ट किया वो उसी समय इंडस्ट्री रेडी थी उस कनेक्शन के लिए? हाँ, देखिए लक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। मुझे आज भी लगता है कि एटलीस्ट शुरुआती दिनों में अधिकतर बिजनेस का सक्सेस का बड़ा हिस्सा लक से ही आगे बढ़ता है। उसके बाद आदमी सीखता है काम और उस लक से जो मिला हुआ सक्सेस है उसको रिटेन कर पाता है। तो अभी कितने लोग हो गए ऑर्गेनाइजेशन में? अभी इंडस नेट के अंदर करीब 600 लोग हैं। वाह। जो मेन कंपनी है हमारी, जो फ्लैगशिप कंपनी है INT, जिसका हमने ब्रांडिंग किया है। और इसके अलावा हम लोगों ने हमारी कुछ सब्सिडरीज हैं, कुछ एसोसिएट कंपनीज हैं, इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे करीब 900 लोग हैं। अमेजिंग। तो अभिषेक, आप वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी रिक्रूटर इन कैलकाटा हो गए? हाँ, अगर कैलकाटा हेडक्वार्टर्ड कंपनी की आप बात करें और सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, लवली, तब हम शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट तो बिल्कुल हैं, शायद लार्जेस्ट भी हो सकता है। आई मस्ट थैंक यू फॉर स्टेइंग इन कैलकाटा, कि बहुत इजी डिसीजन था आपके लिए यहाँ से मूव आउट कर जाना और कहीं और चले जाना, विच मैनी पीपल डू, बट स्टेइंग हेयर एंड गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू सो मेनी पीपल टू ग्रो टुगेदर, आई थिंक वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। नहीं, बिल्कुल। सो कई बार लोग ना एंटरप्रेन्योरशिप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इसके अलग अलग अवार्ड्स बन जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली एंटरप्रेन्योरशिप को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो विवेक बजाज ने अचीव किया अपने सर्कमस्टेंसेज में, अपने टाइम में, आप उसको एक दूसरे इंसान के अचीवमेंट जो उसने अलग इन्वायरमेंट में, अलग सर्कमस्टेंसेज में, अलग टाइम में, अलग लोकेशन में किया, और बाकी जो वेरिएबल्स थे उसके लाइफ में, उसमें उसने जो किया, इस दो को जैसे ही आप कंपेयर करते हैं तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो ये कंपैरिजन वाले कंसेप्ट में मैं ज़्यादा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको मैं कितनी अच्छी तरह से कर सका, दैट इज़ व्हाट सेटिस्फाइज मी। एब्सोल्युटली। सो टेल मी अभिषेक, 3 आपके यूरेका मोमेंट्स लाइफ के बताइए कि
Those were like when you got that like, oh my God, ये क्या हो गया मेरे साथ? Now I'm like next level I've gone in this entire entrepreneurial journey. नहीं, कई यूरेका मोमेंट्स हैं, मैं आपको कुछ एक बताता हूँ. तो सबसे पहली बात तो ये है, जब मैं बाहर से पढ़ के इंडिया आया, उस वक्त .com क्रैश हो चुका था. Okay. और आईटी इंडस्ट्री के लिए लोगों की मन में रेस्पेक्ट कोई खास नहीं थी और ना कोई खास बिजनेस था बाजार में. तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था. मुझे अच्छे से याद है कि 2001 मैंने शायद नहीं करके भी 400 से 500 रिसेप्शन में मैंने घंटों बिताए और बिजनेस फिर भी नहीं मिलता था. तो एक दिन ऐसे वापस आते आते एक ख्याल आया कि मैं बिजनेस खोज रहा हूँ, उससे बेहतर है जो काम कराना चाहते हैं मैं उनको खोजूं. Okay. और जिस इंटरनेट की मैं बात करता हूँ, यहाँ की छोटी सी कलकत्ता की पॉपुलेशन के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट वो इंटरनेट की पॉपुलेशन पे तो जो काम करवाना चाहते हैं उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ होगी. Right. वो 1% भी हो तो वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन का 1% भी बहुत बड़ा नंबर होता है. Right. उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इंटरनेट से ही बिजनेस करूंगा. मैं इंडिया में लोकल क्लाइंट्स को विजिट करके नहीं करूंगा, बिकॉज शायद उनको मेरी जरूरत नहीं आज के दिन में. Okay. और उस दिन मैं जब वापस घर गया, मैं घर और क्लाइव रो में एक ऑफिस से काम करता था, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंटरनेट से कैसे बिजनेस निकालना है इसको खोज कर ही उठूंगा. करीब आप समझो मैं 2 दिन तक उसी में लगा रहा, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप. मतलब बस सिर्फ खाने पीने उठता रहाऊंगा. और फाइनली मैंने किया कि बिजनेस कैसे मिलेगा. तो अगर आप कंटिन्यूअसली डीप रिसर्च करोगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है. ये मेरी वहां से एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई. और दूसरा, उस दिन से हमने इंडसनेट को एक 100% एक्सपोर्ट कंपनी के रूप में विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि भाई जिस चीज को मैं जानता हूं उसकी डिमांड अगर यहाँ नहीं है तो चलो उसको जिस मार्केट में डिमांड है वहां बेचा जाए. और वो मार्केट आज से हमसे कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू. वाओ. वो एक विजन बनाना, विजुलाइज करना और फिर उस पर काम करना, ये पूरा जो स्ट्रैटेजी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन बाद में बात करूंगा कि हाउ डू यू डिजाइन स्ट्रैटेजी एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी. बिल्कुल. Because it cannot be a random exercise. I'm sure you have a method in this madness, but I'll still continue with personal life कि यूरेका मोमेंट्स. तो एक वो आपका था, वो 2 दिन आपने जो मंथन किया उससे आपने एक अपना एक पाथ सेट किया कि मुझे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटिटी बनना, बात खत्म हो. बिल्कुल. राइट. और 2 उसके बाद एक सिचुएशन आई थी हमारी कंपनी के अंदर में, जब हम स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के साथ सिर्फ काम करते थे और बहुत ज़्यादा काम करते थे. और वहाँ पर हम देखते थे कि चर्न हो जाते थे. कुछ क्लाइंट्स निकल के जो भी अलग फ्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं लोग उनके साथ चले जाते थे. कुछ क्लाइंट्स कुछ दिन के बाद बंदी हो जाते थे उनके बिजनेस. तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं क्रिएट हो रही थी. राइट. हमारा एक जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड रेवेन्यू, वो क्रिएट नहीं हो रहा था. तो वहाँ पर हमने एक डिसीजन लिया, बहुत बड़ा डिसीजन, कि हम स्मॉल बिजनेस के साथ में ग्लोबल जो हम काम करते थे जिसने हमें बनाया, हमने एक दिन डिसीजन लिया कि हम उससे बाहर निकलेंगे. अच्छा. हाँ. और उस डिसीजन को लेने के बाद हमने लार्ज कंपनीज को अप्रोच करना शुरू किया. अच्छा. वो लिटरली मेरे लिए एक रीबर्थ जैसा था, क्योंकि लार्ज कंपनीज के पास जब आप जाते हैं तो मार्केटिंग हेल्प करती है, बट उसमें आपको सेल्स आना पड़ता है. राइट. और छोटे बिजनेस को ग्लोबली पकड़ने के लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए. तो ये पूरा का पूरा एक 360 डिग्री शिफ्ट आप बोल सकते हैं जो मेरे को लाइफ में लाना पड़ा, अपने स्किल सेट में, अपने अप्रोच में, और सीखना पड़ा लिटरली ओवरनाइट. क्योंकि उस लर्निंग को लेकर मैंने पूरे बिजनेस को धीरे धीरे मैं एंटरप्राइज में ले गया. तो 2 साल के अंदर जहां हम 75-80% SME और 20% एंटरप्राइज थे, वहां से आज हम ऑब्वियसली 80% एंटरप्राइज और 20% SME हो गए. और इसमें जो सबसे अच्छा फील होने वाला बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने कंपनी की रेवेन्यू कभी डिप नहीं होने दी. वाओ. वो ट्रांजिशन में भी, उस ट्रांजिशन में भी हमने कंपनी की रेवेन्यू डिप नहीं होने दी. सो व्हेन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट व्हाट डू यू थिंक वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट इन डूइंग दैट, आई सेड दैट आई चेंज्ड द इंजन्स ऑफ द प्लेन while it was flying at 30,000 feet without landing the plane. Very good analogy. Fantastic. पर अभिषेक, इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में है और बहुत सारे हाथी भी इसके अंदर में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इन्फोसिस ऑफ द वर्ल्ड. आई डोंट नो योर प्रोडक्ट, आई डोंट नो देयर प्रोडक्ट, तो मैं ऊपरी लेवल पे एज अ आम आदमी समझ रहा हूँ कि आप लोग कॉम्पीट तो करते होंगे किसी न किसी जगह. तो जब आपने इंटरप्राइज लेवल पे गए तो वहाँ पर तो ये लोग के भी प्रपोजल पड़े हैं, तो आपको क्यों मिल गया भाई? विप्रो को देगा, इन्फोसिस को देगा, आप कौन हो भाई? तो देखिए, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि 3 तरह की कंपनी होती है. एक है बहुत छोटी कंपनियाँ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं भी बहुत छोटी कंपनी था.
उनके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि काम करने के वक्त जो रेजिलियंस चाहिए होता है कंपनी में, जो कैपेबिलिटी सेट चाहिए होता है, वो मिसिंग होता है। और जो एश्योरेंस चाहिए, ये कंपनी चलती रहेगी और सपोर्ट देती रहेगी, और कुछ नुकसान भी हो तो काम करके देगी, ये रेजिलियंस अनफॉर्चुनेटली स्मॉल कंपनीज में नहीं मिल पाता है। करेक्ट। उनकी गलती नहीं, उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी नहीं दे पाता। तो उस रास्ते को मैंने छोटी कंपनियों को सर्व करके निकाला। क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप रहना था, और हमेशा हमने बूटस्ट्रैप ही रहे, यानी कि हमने अपने पैसे से ही बिजनेस किया, हमने कभी रेज नहीं किया। दूसरा आ जाती है बात बड़ी कंपनियों की, TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, which I definitely aspire to be of that size someday, and I respect them a lot because they have made it big. उनके साथ चैलेंज क्या होती है कि उनके कंपनीज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आज के दिन अगर चेंज रिक्वेस्ट भी है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो काफ़ी लंबे चैनल से ऊपर तक जाती है, जहाँ अप्रूवल होकर नीचे तक वापस आती है। सिर्फ एक छोटे से सॉफ्टवेयर के अंदर छोटे से बदलाव को लाने के लिए भी क्लाइंट और उनको करीब करीब एक सप्ताह वेट करना पड़ता है, जो मैंने सुना है और देखा भी है कुछ जगह पर। जब हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, वो भी उनके साथ काम करते हैं, तो विजिबली दिखता है। तो वहाँ पे हमने एक बहुत अलग लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी लाई कंपनी में, एक स्पीड लाई काम करने का, कि भाई हमारे लोग फटाफट काम करेंगे, स्पीड में काम करेंगे। और तीसरा हमने इसके अंदर लाया कि हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करेंगे। तो ये 3 एरिया है जिसको हम बोलते हैं फास्ट, फ्लेक्सिबल, फ्यूचरिस्ट। ये हमें बड़ी कंपनियों से और छोटी कंपनियों से, दोनों से काफ़ी बड़े वे में डिफरेंशिएट करती है। बट आप बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आप भी हाथी होंगे, तो आप भी नहीं भाग पाएंगे। देखिए, तो हाथी नहीं होना आपको। देखिए, ये आप कोशिश कर सकते हैं कि आप स्लगिश ना हो, कोई गारंटी नहीं ले सकता इस बात की, क्योंकि ये कल्चर होता है। ओनर कल्चर ड्राइव करने की कोशिश करता है, ड्राइव होगा कि इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर मैं कोशिश यही करूंगा, और उसके हिसाब से मैं कंपनी बना रहा हूँ। मैंने कंपनी के अंदर छोटी छोटी यूनिट्स, जिसके P&L को आज से ही हमने अलग अलग लोगों को दे दिया है। वही अपनी पूरी की पूरी डिवीजन चलाते हैं, रेवेन्यू लाते हैं, खुद पूरा बिजनेस के रूप में उसको चलाते हैं। प्लस हमने जो एक M&A स्ट्रैटेजी हमने लॉन्च की है, उसका भी बहुत सिंपल लॉजिक है कि हम उन कंपनीज के ओनर्स को अपने साथ जोड़ते हैं जो रहना चाहते हैं और बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो क्या है, वो अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, उनको जहां हेल्प चाहिए, wherever they needs our support, our experience, our knowledge, our connections, we step in. But when they don't need us, we also step back. So we are able to help them cut through the clutter and grow, because we have gone through those situations. So we can help them grow faster. तो ये मॉडल पे हम M&A भी करते हैं, तो उस मॉडल पे करते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि हम छोटी छोटी कंपनियों का एक नेटवर्क बन जा रहा है। वाओ। तो इससे आराम ये होता है कि हर आदमी एजाइल रह सकता है, और हम बड़े भी हो सकते हैं। तो बड़े होने का भी फायदा लेंगे और एजाइल होने का भी फायदा लेंगे। ब्यूटीफुल। थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली अभी तक तो ये चल रहा है, इसमें भी चैलेंजेस हैं, मगर हम देखना चाहेंगे कि जब हम इसको बड़े स्केल पे करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं। होपफुली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ये अलग तरह से कंपनी बनेगी। क्योंकि हर कंपनी आज के दिन, अगर मेरे को एक इन्फोसिस जैसी कंपनी बनानी है, तो वो पुरानी टेक्निक से नहीं बनेगी, पुराने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमें नई तरीके की सोच लानी पड़ेगी, और ये मेरी नई सोच है जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जस्ट एक बिफोर एक मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि व्हाट अभिषेक इज ट्राइंग टू डू इज कि एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई करते हैं और M&A करते हैं, और उनको इंडिपेंडेंस देते हैं कि ये पीस अब आप इंडिपेंडेंटली रन कीजिए। तो वो एंटरप्रेन्योर जो है, वो डिपार्टमेंट हेड ही नहीं हुआ, वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया। तो क्योंकि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रहता है, तो एजिलिटी वर्किंग विल बी मच मोर फास्टर, because employees obviously after a point of time they get into the approval process etc. Entrepreneur is much faster in decision making. That's the core. Interesting. बिल्कुल। और आपको टैलेंट भी, छोटी कंपनियों को टैलेंट मिलना भी मुश्किल होता है। मैं छोटी अपने आप को इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे 900,000 लोग हैं, ये कुछ जो बड़ी कंपनियां हैं इतनी, इनके लाखों लोग हैं, तो उनके सामने हम डेफिनेटली छोटी कंपनी है, बट उसी को हम अपने एडवांटेज में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी जैसे ये आपके ऑफिस में बैठे हम लोग, तो रास्ते में देखा मैं TCS का बहुत बड़ा कैंपस था। तो आते आते मुझे देखा कि यार ये TCS का बड़ा कैंपस, और मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ अभिषेक के पास में। ऑब्वियसली दोनों कंपेरेबल ही नहीं है। तो मैं ये पूछना ही चाह रहा था आपसे कि यार कैसे सर्वाइव करोगे इस तरह का सेटअप में, जहाँ पर इस तरह के हाथी बैठे हैं जिनका ब्रांड इतना मैसिव है कि लोग बोलते हैं चले यार तुम 20% 30% एक्स्ट्रा ले ले,
काम तुम भी मेरा कर दे बिकॉज ऑफ द रीजंस यू मेंशन्ड. बट आई थिंक द आंसर यू हैव गिवन इज प्रीटी ऑसम कि now I know why organization like you will also grow in this entire ecosystem. It cannot be only those people growing. बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर तरह की कंपनी के लिए जगह है. हमारे लिए भी काफ़ी जगह है, TCS के लिए भी काफ़ी जगह है, सभी कंपनियों के लिए जगह है. डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं और आप अपने डिफरेंशिएटर कैसे क्रिएट करते हैं. जैसे हमारा डिफरेंशिएटर, जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट, फ्लेक्सिबल, फ्यूचरिस्ट है. आप कैसे उसको लिव करते हैं और कैसे उस कल्चर को कंपनी के अंदर इम्बाइब करते हैं. तो आज के दिन हमारी टीम किसी क्लाइंट के ऑफिस में जाती है तो वो वेट नहीं करती है कि मुझे हेड ऑफिस से पूछना है इस काम के कितने पैसे लगेंगे. उनको ब्रॉड गाइडलाइन दी हुई है. उनको बताया हुआ है कि आप P&L के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते हैं. ओके. थर्ड यूरेका मोमेंट. तो यूरेका मोमेंट थर्ड जो था, अभी मैंने कुछ दिन पहले स्टैनफोर्ड सीड प्रोग्राम किया था. ओके. और उस प्रोग्राम को करने के बाद जो मुझे समझ में आया कि कंपनी की जो एक्सपेंशन और ग्रोथ है, इट्स नॉट अबाउट द कैपिटल. हमेशा हमें सोचते रहते हैं कि कंपनी ग्रो करने के लिए बहुत कैपिटल की ज़रूरत है, और जब कैपिटल कम रहती है तो वी ऑलवेज ब्लेम द लैक ऑफ फंड और द लैक ऑफ कैश फॉर द ग्रोथ. व्हाट आई रियलाइज इज अ बिग वे इज दैट द ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दोज क्वालिटी पीपल. अगर आपके पास सही लोग हैं तो आप स्केल कर सकते हैं, सही लोग नहीं हैं तो आप स्केल नहीं कर सकते हैं. And सही is not a function of high salary, huh? नो, बिल्कुल भी नहीं. सही का मतलब जो ओनरशिप लेते हैं, जो उस फंक्शन में जो नॉलेज नहीं है उसको सीखने की काबिलियत रखते हैं. क्योंकि आज के दिन कोई भी चीज़ की फुल नॉलेज होना किसी के लिए संभव नहीं है. सो हाउ डू यू अडेप्ट, हाउ डू यू लर्न एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट विद डिसिप्लिन एंड पैशन. अगर आप ये कर सकते हैं, प्लस इफ यू नो हाउ टू मैनेज एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, हाउ कैन यू बी अ गुड लीडर, ये अगर उस इंसान में है और वैसे आपके पास कई लोग हैं तो आप बहुत स्केल कर सकते हैं. सो जो लिमिट ऑफ स्केलिंग है, इट इज अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ दोज क्वालिटी पीपल रादर देन द कैश इन योर बैंक. बिकॉज उस कैश को यूटिलाइज करके ग्रो कराने वाले वो लोग ही होते हैं, खासकर हमारी इंडस्ट्री में. वेरी वेल सेड. एक्चुअली एक अजब सा दुनिया हो गया है जहाँ पे हाई वैल्यूएशन पे हाई पैसा कलेक्ट करके बैंक में रखना. हाँ जी. और फिर एक कंपल्सिवली उसको बर्न करना, ये एक कल्चर सेट हो गया है, स्पेशली इन द न्यू टेक वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, वेयर एक्सेप्टेंस हो गया है कि चलो ये कर ही लेते हैं. जो फ्यूगलनेस जो है ना, जो हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि कम पैसे में कैसे धंधा खड़ा करते हैं. हमने तो जीरो से शुरू किया. आपने जीरो से चालू किया. बिल्कुल. तो आपको थोड़ा फीलिंग नहीं होता ये जो यूनिकॉर्न, अभी तक तो यूनिकॉर्न बने नहीं है, आपको फील नहीं होता यूनिकॉर्न नहीं बना मैं? नहीं, यूनिकॉर्न बनना कोई गोल नहीं है लाइफ में. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. यूनिकॉर्न एक वैल्यूएशन का एक पैरामीटर है, और वैल्यूएशन बाहर के लोग डिसाइड करते हैं. मैं क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वो डिसाइड करता हूँ. तो और उस वैल्यू को क्रिएट करने से ही सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ मिलती है, जो मैंने समझा है. क्योंकि वैल्यूएशन तो आपके मन में है, आप अपनी वैल्यूएशन जो लगाना चाहो लगा लो अपने मन से. सही बात है. हाँ, तो हमारे लिए थीसिस ये है कि हाउ मेनी companies we can impact and improve, how many lives of people who are using those companies products and services, how do we use digital to improve their lives, how can we improve lives of people who are working with us. We can be at times very tough with them because we want them to improve, we want them to grow. So how do you impact lives and bring change in your small way? That has to be the objective. That is where value creation lies. Absolutely. Talking about unicorn, तो चलो आप खुद तो अभी मतलब उस नहीं आप बनेंगे, ऐसा नहीं बोला कि नहीं बनेंगे, बट वो रेस में आपने अपने आप को नहीं डाला बिकॉज यू वांटेड टू बिल्ड बिजनेस इन अ वेरी डिफरेंट वे. बट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. 100 से ज़्यादा कंपनीज में, स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है. व्हाट्स द काउंट नाउ? करीब 200 से ऊपर है. 200 के ऊपर हो गए. माय गॉड, लास्ट टाइम मैंने बात की थी इस बारे में अभिषेक से तो 100 ही नंबर था, बट अभी 200 हो चुका है. 200 स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट. एंड आई थिंक एक तो अभिषेक आप अपने आप को ना एकदम मार्केट नहीं करते हो यार, बताते नहीं हो, श्योर नहीं करते हो. यहाँ लोग 50 इन्वेस्टमेंट करके ऐसे श्योर करते हैं जैसे वो कितने बड़े एंजल इन्वेस्टर हो गए. बट एनीवेज वो बाद में कभी रिकॉर्ड तो आदमी को प्रॉमिस कम करना चाहिए, डिलीवर ज़्यादा करना चाहिए. बड़ी मुश्किल से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इनको करना नहीं था, मुझे करवाना था. चलिए, तो 200 plus startup investing, and obviously your track record has been good. Decent, yes. Decent. I've made money there. Good.
तो वो जो एक बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं स्टार्टअप वैसा क्रिएट करना और आप जो काम कर रहे हैं, बिकॉज यू आर देयर ऑन बोथ साइड, उसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? ये बहुत डिफरेंस है। तो एक तरफ में हम वैल्यू क्रिएशन को धीरे धीरे करते हैं, टाइम लेकर करते हैं। एक तरफ में हमको हाइपर स्केल करना होता है, और हाइपर स्केल में भी आपकी जो हाइपर स्पीड है वो सीरीज ए से शुरू होती है। इसीलिए मैं उसके बाद नहीं आता हूँ, क्योंकि मुझे हाइपर स्केल कम समझ में आता है। अच्छा, मुझे फंडामेंटल्स में ज़्यादा बिलीव है। मैं फंडामेंटल ओरिएंटेड इन्वेस्टर हूँ। अगर मुझे फाउंडर सही लगता है, वो जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है वो इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक लगती है, और वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है वो प्रॉब्लम यूजफुल लगती है। तो ये 3 मेरे क्राइटेरिया हैं। क्योंकि एकदम शुरुआत की जब कंपनी आती है उसके कोई रेवेन्यू होता नहीं है ज़्यादा, कुछ भी नहीं होता है, कई बार प्रोडक्ट भी नहीं होता है। तो ये 3 ही चीज़ मैं देखता हूँ, और मैं उसके कैलकुलेशंस में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसके कैलकुलेशंस होते नहीं हैं। और फ्यूचर की कंपनी जो है वहाँ पे हाइपर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो मैं ना तो एक्सपेक्ट करता हूँ ना मैं उसमें बिलीव करता हूँ। इसलिए उस फेज में मैं इन्वेस्ट भी नहीं करता हूँ। गॉट इट। तो 200 में कितने सुपर सक्सेसफुल है, कितने सक्सेसफुल है, कितने एवरेज है, और कितने लटके हुए हैं? तो सिंस इसमें मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैं अपनी पर्सनल अकाउंट से करता हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं रखता हूँ। अच्छा। मुझे पता है कि इसके अंदर कम से कम 20 है जो कि सुपरस्टार्स हैं, ओके, कम से कम 10%, और 40 से 50 ऐसे हैं जो कि डिसेंट रिटर्न देंगे। सुपरस्टार नहीं है, फिर भी डिसेंट रिटर्न देंगे, और बाकियों का तो तकदीर है। ओके, तो मोटा मोटी 20% उधर हो गया, 10%, तो 30-35% ही जो आपको पैसा बना के देंगे, और बाकी लोग भगवान भरोसे। प्रोवाइडेड आपका डील फ्लो बहुत बढ़िया है, तकदीर से मेरी डील फ्लो बहुत अच्छी है। दूसरा है कि जहां आप वैलिडेट कर सकते हैं कंपनियों को, फॉर्चुनेटली डिजिटल में शुरुआत से होने के कारण वो कैपेबिलिटी भी है। और तीसरा है कि आप फाउंडर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। तो मैंने कई डील्स वैसे ही की है। तो ये 2-3 कारण है जिसके कारण मेरी सक्सेस रेट होपफुली मार्केट के एवरेज से बेटर होगी। और मैं सबको सजेस्ट भी यही करूंगा कि ऐसे ही करेगा। लवली। कभी स्टार्टअप इन्वेस्टिंग पे मास्टर क्लास करेंगे आपके साथ में? बिल्कुल करेंगे, एक राउंड टेबल करेंगे। आप हैं और 2-3 लोग मैं जानता हूँ कैलकाटा में फिनोमिनल है, विल डू समडे। बिल्कुल।